हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी क्लास बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। जो आज हम आपके सामने एक नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी। और हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं पहला ही चैप्टर वर्णमाला। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, जैसा आपको ही पता है कि हिंदी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर जिस एग्ज़ाम में अगर हिंदी का कुछ भी अहम रोल है तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से स्टूडेंट बटे में से बटे मार सकता है। बिल्कुल क्लियर है। अगर हम बात करें चाहे यूपी पुलिस हो या फिलहाल में अभी एक न्यू फॉर्म आया है बीएसएफ हेड कांस्टेबल, जिसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, एसएसबी, ये जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनमें 6 तरह की पोस्ट हैं। उसमें हिंदी का एक अहम रोल है जिसमें से 20 क्वेश्चन और 20 ही नंबर के उसमें हिंदी का सिलेबस दिया गया है। बिल्कुल मैं इतनी डीपली लेकर चलूँगा, चाहे आप यूपी पुलिस में 37/37, चाहे आप बीएसएफ में 20/20। क्लियर है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अगर हिंदी आपके एक सिलेबस में दे रखी है तो ये समझ लीजिए हिंदी आप बटे में से बिल्कुल बटे मार सकते हैं, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। क्लियर है। तो चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा होगा? वर्णमाला। कौन सा टॉपिक होगा? वर्णमाला। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों साथियों, तो देखिए अगर हम वर्णमाला में सबसे पहला हम बात कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। तो अगर हम हिंदी में बात करते हैं, ये हिंदी जो है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों साथियों, अगर मैं बात करूं हिंदी इस शब्द का क्या अर्थ होता है, हिंदी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों साथियों इसका अर्थ है हिंद से संबंधित। हिंद से संबंधित। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ये हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द की कौन सी, यानी हिंदी शब्द की लिपि कौन सी है, यानी हिंदी जो ली गई है, ये एक भाषा जो हिंदी है, हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों साथियों लिपि इसकी देवनागरी है। कौन सी लिपि है? देवनागरी। लेकिन हिंदी अगर हम बात करें, हिंदी भाषा निकल के कहां से आई है? क्या डायरेक्ट ही अब से पहले शुरू से ही एकदम हिंदी शब्द को या हिंदी भाषा को यूज किया जाता था? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले ये हिंदी कहां से निकली है हम बात करते हैं। तो हिंदी से पहले एक भाषा थी संस्कृत। संस्कृत जैसी चलती थी, इसके कुछ वर्षों बाद एक संस्कृत में से एक भाषा निकाली गई जिसका नाम था पाली। कौन सी भाषा? पाली भाषा। और पाली भाषा में से भी फिर निकाली गई कुछ समय बाद प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा में से भी फिर कुछ एक शताब्दी बाद फिर निकाली जाती है अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा? अपभ्रंश
अपभ्रंश भाषा, और इस अपभ्रंश से ही आगे चलकर अवहट भाषा। कौन सी भाषा? अवहट भाषा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, क्या निकल कर आई इससे? अवहट। क्या निकल कर आई? अवहट। और इस अवहट भाषा को ही पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। कौन सी? पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों साथियों, आप सभी को पता है कि सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत से निकल कर आई पाली, पाली से निकल कर आई प्राकृत, प्राकृत से निकल कर आई अपभ्रंश, और अपभ्रंश से निकल कर आई अवहट, और अवहट को ही पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इससे आगे की तरफ चलते हैं। ये जो हिंदी है, अब इस अवहट से ही आगे चलकर कौन सी भाषा? हिंदी। अवहट से निकलकर हिंदी। क्लियर है? हिंदी को कई भागों में बांटा गया है। तो हिंदी को एक समय के आधार पर, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों साथियों, हिंदी को 3 आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसे बोलते हैं प्राचीन हिंदी। कौन सी? प्राचीन हिंदी। उसके बाद मध्यकालीन हिंदी। कौन सी? मध्यकालीन हिंदी। और इसके बाद आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, बड़ी ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है? हिंदी को 3 भागों में, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। क्लियर है? अब जो हम ये हिंदी पढ़ रहे हैं, ये हिंदी भी कौन सी हिंदी है? तो मेरे भाई और बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन सी हिंदी है? इसे हम पढ़ते हैं मानक हिंदी। कौन सी है? मानक हिंदी। क्लियर है? अगर अब हम बात करते हैं मानक हिंदी, इस हिंदी की लिपि क्या है? इस हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। बात करते हैं इस देवनागरी लिपि को सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? सबसे पहले इसका लेखन किसने किया था? तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले उल्लेख मां सरस्वती ने किया था। मां सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? अब हम बात करते हैं ये देवनागरी लिपि किस दिशा से किस दिशा की तरफ लिखी जाती है। आप जानते हैं राइट यानी दायां, लेफ्ट यानी बायां। तो क्या ये दाएं से बाएं लिखी जाती है या बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज तुम्हारा हिंदी में होने वाला हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देवनागरी जो लिपि है वो बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। बाएं से दाएं तरफ, बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? चलें आगे की तरफ। सभी ने नोट कर लिया हो तो फिर आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं जो हिंदी है, इस हिंदी का जिक्र संविधान में भी देखने को मिलता है। क्या? संविधान में देखने को जो जिक्र मिलता है, तो क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान में हिंदी किस भाग के अंतर्गत आती है, या भारतीय संविधान में हिंदी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है। तो मेरे भाई और बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में हिंदी को भाग नंबर 17 में रखा गया है। भाग नंबर 17 में रखा गया है और अनुच्छेद नंबर, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 343 में रखा गया है। किसमें? 343 में रखा गया है।
क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदी में कुछ दिवस भी मनाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को। एक क्वेश्चन बनता है मातृभाषा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है वो 21 फरवरी को। 21 फरवरी को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी ऐसा भाई या बहन जिसके अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। और सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो अभी ओके लिखिए, आगे की तरफ चलते हैं। चले आगे की तरफ। सभी ने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया होगा सभी ने। देखिए आगे की तरफ चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, सबसे पहले हम वर्णमाला की डेफिनेशन ही देखते हैं। डेफिनेशन होती क्या है? वर्णमाला की डेफिनेशन क्या होती है? वर्णों का सार्थक समूह ही वर्णमाला कहलाता है। तो लिखिए, वर्णों का सार्थक समूह ही वर्णों का सार्थक समूह ही वर्णमाला कहलाता है। क्लियर है? अगर हम एक नई डेफिनेशन और बनाएं, एक डेफिनेशन ये होगी कि वर्णों का सार्थक समूह ही वर्णमाला होता है। अगर हम सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? यानी वर्णों का एक व्यवस्थित यानी एक सार्थक यानी क्रम लगा होना चाहिए, और सार्थक बोलते हैं कोई अर्थ होता हो जिसका। तो वर्णों के एक क्रम को, वर्णों का एक क्रम, जैसे हम माला बनाते हैं तो मोतियों का एक क्रम होता है, उसी तरीके का वर्णों का एक क्रम होना चाहिए, और उस वर्णों के सार्थक समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। क्लियर? चले आगे की तरफ। अब क्वेश्चन बनता है
कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आपको जवाब देना है दुहेनी। क्या देना है? दुहेनी। या आपको जवाब देना है वर्ण, या आपको जवाब देना है अक्षर। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। अगर ऑप्शन में वर्ण ना मिले तो आपको जवाब देना वर्ण होता है, और वर्ण ना मिले तो आपको जवाब देना है अक्षर होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आप परेशान ना हो, ये वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है। और अगर हम बात करते हैं ये वर्णमाला की जगह आपको यह भी लिखा मिल सकता है कि भाषा की, क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आपका जवाब होगा कि दुहेनी होती है। दुहेनी, या वर्ण या अक्षर। दुहेनी, या वर्ण या अक्षर। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? चलें आगे की तरफ। तो आप देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई दुहेनी, वर्ण या अक्षर। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई दुहेनी, वर्ण या अक्षर। अब हम बात करते हैं दुहेनी, वर्ण या अक्षर। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप होता है, ध्यान से देखिए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आपको जवाब देना है क्या? दुहेनी। आपको जवाब देना है दुहेनी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक यानी बोलने वाली, तो क्या है? दुहेनी। क्लियर है? अगर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है? तो मेरे भाई और बहनों, लिखित होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण। तो आपको जवाब देना है वर्ण। क्लियर? क्या जवाब देना है? वर्ण। क्लियर है? वर्ण जवाब देना है। या तो आप वर्ण कह सकते हैं, या फिर आप अक्षर भी कह सकते हैं। तो लिखित में वर्ण या अक्षर, और मौखिक में दुहेनी। क्लियर है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, जल्दी नोट करना है। जल्दी क्वेश्चन नोट करिए। सभी ने नोट कर लिया होगा?
फिर मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको ध्वनि, वर्ण या अक्षर जवाब देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो मेरे भाई और बहन सभी ध्यान से सुन लें, मौखिक इकाई होती है ध्वनि, और अगर हम बात करें लिखित इकाई की, तो लिखित इकाई होती है वर्ण। लिखित इकाई होती है वर्ण। क्लियर है? किसे कोई डाउट? लेकिन अगर हम इस से आगे की बात करते हैं कि मौखिक और लिखित की, कोई भी भाई या बहन अगर ये कहे कि हाँ दोनों ही ऑप्शन आ गए, भैया ऐसा कभी नहीं होगा। अगर क्वेश्चन मौखिक पूछेगा तो आंसर आपका ध्वनि होगा, अगर आप लिखित पूछेगा तो आपका आंसर वर्ण होगा। क्लियर है? अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। क्या होती है? शब्द होती है। क्लियर है? चलें फिर आगे की तरफ। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है, और आप इस शब्द का मतलब, सार्थक का मतलब जानते होंगे कि सार्थक का मतलब होता है ऐसा कोई भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। और मेरे भाई और बहनों, अर्थ तो किसी शब्द का ही होता है। क्लियर है? चलें आगे की तरफ। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं, अगला एक क्वेश्चन और बनता है, अर्थ के आधार पर भाषा की पूर्ण की सार्थक इकाई क्या होती है? तो आंसर होगा मेरे भाई और बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, आपका आंसर होगा वाक्य। क्या होगा? वाक्य। तो अर्थ के आधार पर भाषा पूर्ण की सार्थक इकाई आंसर होगा वाक्य, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो आपका आंसर होगा शब्द। ये वाक्य यानी राम घर जाता है, जो एक सेंटेंस है, ये अपने आप में क्या है? एक वाक्य है। क्लियर है? तो अर्थ के आधार पर जिस वाक्य का पूरा एक सेंटेंस कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसी को हम बोलते हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा पूर्ण की सार्थक इकाई, जिसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे की तरफ देखिए। सभी नोट कर लिया? अब हम पढ़ते हैं, वर्णमाला में आप जानेंगे वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? सभी को दिखाई दे रहा? तो भैया वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। क्लियर? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। हम इन वर्णों को हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। आज हम इन सभी 52 के 52 वर्णों को पढ़ने वाले हैं कि 52 वर्ण कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, तो हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। कितनी होती है? 52, 52। अब हम इन्हीं 52 को पढ़ने वाले हैं कि 52 कैसे कैसे होते हैं। आप सभी ध्यान दें। बात करते हैं नंबर 1 स्वर, नंबर 2
व्यंजन। नंबर 3 अयोगवाह। नंबर 4 उपक्षिप्त। उपक्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। इसके बाद बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। इसके बाद बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद बात करते हैं ऊष्म व्यंजन, जिसको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। तो देखिए, स्वर की संख्या होती है 11, व्यंजन की सॉरी देखिए, हमने यहां इसको हटा दीजिए क्योंकि हमने व्यंजनों का ही तो खेल किया है। स्वर की संख्या 11 है। अयोगवाह की संख्या 2, उपक्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण की संख्या भी 2, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आप सभी इनको योग करके देख लीजिए कि बामन योग बैठ भी रहा है या नहीं। तो देखिए, योग करते हैं। 11 और 2 13 और 2 15, 15 और 25 40 और 4 44, 4 48, 4 52। कितने वर्ण हो गए? 52 वर्ण हो गए। क्लियर? अब इनकी बात करते हैं कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो 11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। छोटा ए, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे पे ऋषि, ए पे एडी, आई पे एनक, ओ पे ओखली, ओ पे ओर। क्लियर? 2 अयोगवाह होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। एक ये होता है और एक ये होता है। क्लियर है? आ रहा सभी को बात समझ में? उपक्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या भी 2 होती है। ये होते हैं जिनके नीचे ताड़नजात या उपक्षिप्त, एक ये होता है और एक ये होता है, यानी डे और डे। क्लियर? इसके बाद स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की भी संख्या 25 होती है, जो कैसे स्टार्ट, कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। ये, रे, ले और वे।
ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। शे और है। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। क्लियर है? कक्षा वाला 6, त्रिशूल वाला, श्रोता और गैश ज्ञानी। क्लियर है? चलें आगे की तरफ। तो मेरे भाई और बहनों, देखिए एक बार फिर इसका क्विक रिवीजन मारते हैं, इसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था, आज हमने स्टार्ट किया था वर्णमाला को। वर्णमाला में हम आज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी की आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो मैंने कहा क्या पढ़ रहे हैं हम? हिंदी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का अर्थ क्या होता है? हिंद से संबंधित। हिंदी शब्द किस भाषा से निकल कर आया है? या ये हिंदी खुद एक लैंग्वेज, एक भाषा किस से निकल कर आई है? तो इससे पहले संस्कृत से निकली, पाली से प्राप्त हुई प्राकृत से प्राप्त हुई अपभ्रंश, और अपभ्रंश से प्राप्त हुई अवहट, और अवहट से ही निकली है हिंदी। किससे? अवहट से ही निकली है हिंदी, और इस अवहट को ही पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। क्लियर? अवहट से निकली है हिंदी। हिंदी के 3 काल होते हैं, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। जो हम हिंदी पढ़ते हैं, ये कौन सी हिंदी है? इसको बोलते हैं मानक हिंदी। मानक हिंदी, इस हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। इस देवनागरी लिपि का लेखन सबसे पहले किसने लिखा था? तो मां सरस्वती के द्वारा इस देवनागरी लिपि को लिखा गया था। देवनागरी लिपि किस तरफ लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। हिंदी भाषा जो है, तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को किस भाग में रखा गया है? तो 17 भाग में रखा गया है। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इसका जिक्र मिलता है? 343 में इसका जिक्र मिलता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों? इसके बाद हमने पढ़ा था कि वर्णमाला। वर्णमाला की डेफिनेशन क्या होती है? वर्णों का सार्थक समूह ही वर्णमाला कहलाता है, या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहती है ध्वनि, वर्ण या अक्षर। बात एक ही है, चाहे वो वर्णमाला लिखा हुआ दे, चाहे वो भाषा दे, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई। क्लियर है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो मौखिक है जो हम बोलते हैं ध्वनि, और लिखित है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वर्ण। कौन सी है? वर्ण। क्लियर है? भाषा क्या है? तो किसी भी वर्ण को बोलने में जो आवाज निकलती है, उस आवाज को ही ध्वनि कहते हैं। क्लियर है? अगर आप ध्वनि की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ध्वनि की परिभाषा। किसी भी वर्ण को बोलने में जो आवाज सुनाई देती है या जो आवाज निकलती है, उसको ही ध्वनि कहते हैं।
भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है और अर्थ के आधार पर भाषा पूर्ण की सार्थक इकाई वाक्य है। क्लियर है? वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। वर्ण जब कुल संख्या 52 है तो उन 52 वर्णों को अगर हम देखते हैं तो कैसे कैसे हैं? स्वर हैं, अयोगवाह हैं, उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन का दूसरा नाम ताड़न जात है। ताड़न जात का भी इसका भी दूसरा नाम द्विगुण व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, मैंने आपको संख्या भी लिख दी है कि स्वर की संख्या 11 होती है, अयोगवाह की संख्या 2 होती है, उक्षिप्त व्यंजन की भी संख्या 2 होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। फिर मैंने आपके सामने ये भी लिख दिया है कि कौन कौन से अक्षर होते हैं। स्वर 11 होते हैं, ए से लेकर ओ तलक। एपेनार, आप्याम, छोटी शेमली, बड़ी शेख, छोटे सोल्लो, बड़े शौन, रेपेरेशी, ए पेडी, आई पैनक, ओ पोकली, ओ पोल। क्लियर? 2 अयोगवाह होते हैं तो दोनों कौन से होते हैं? क्लियर है? 2 उक्षिप्त व्यंजन या ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन होते हैं, एक डे और एक डय, जो जिनके नीचे ताड़न जात लगा होता है। स्पर्श 25 व्यंजन होते हैं, कैसे लेकर मैं तलक। कैसे लेकर मैं तलक 25 होते हैं, जो आप जानते हैं कै खे गे गे। ये अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ये रे ले और वे। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, 3 श और 1 है। अंतस्थ व्यंजन संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, कक्षा वाला 6, त्रय, श्रय और गैसे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको बहुत ही जबरदस्त क्लास लगी होगी, आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा। आपने चाहे अब से पहले किसी की भी क्लास ले रखी हो, लेकिन आज की मेरी पहली क्लास में आपको वर्णमाला में काफी कुछ देखने को मिला होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी कुछ नया देखने को मिला होगा। तो आपको पहली क्लास से ही पता लग जाता है कि हाँ भाई कितना कंटेंट है। तो आपको इस पहली क्लास में ही आपको यह पता लग गया होगा कि हाँ मैं आपको आगे भी कितना कंटेंट देने वाला हूं। क्लियर है? और यह भी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जितनी आसानी के साथ आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में आ भी रहा होगा। क्लियर है? तो कल हम इससे आगे नेक्स्ट चलेंगे कि वर्ण के भी भेद होते हैं, तो स्वर वर्ण और व्यंजन। तो हम जो वर्ण पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो स्वर वर्ण के भी कितने भेद होते हैं, कल हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा अगर वीडियो समझ में नहीं हो, पढ़ाई अच्छी नहीं लगी हो, अगर नहीं लगी हो तो कोई बात जरूरी नहीं है कि वीडियो शेयर करें। लेकिन मेरे भाई और बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, तो इतना तो कर ही सकते हो कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना हो सके। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर किया जा सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।